जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। ललित की गणित पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त और लाइफ चेंजिंग सीरीज रियल टॉक टू रियल अचीवर्स विद ललित व्यास, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं और परिचर्चा करते हैं ऐसे शख्सियत से जिन्होंने सीमित संसाधनों और अनगिनत चुनौतियों के बावजूद भी लगन, मेहनत, जिद और जुनून से अपना मुकाम खुद बनाया है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। साथियों, रियल टॉक टू रियल अचीवर के इस नए प्रोग्राम में, नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी थीम है, सपने देखा करो सच होते हैं, और उन सपनों के प्रति डेडिकेशन के साथ, जिद के साथ, संकल्प के साथ जब हम चलते हैं और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं और कभी ना रुकने वाली यह यात्रा एक दिन हमें सफलता के मुहाने तक पहुंचाती है। और इन्हीं तमाम किंवदंतियों को सच करती हुई आज की हमारी स्टोरी है सुश्री परिधि सोनी जी के साथ, जिन्होंने अभी हाल ही में हुए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, जो MPPSC के माध्यम से होता है, सहायक प्राध्यापक के पद पर 38th रैंक ला करके ना सिर्फ उन्होंने अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है, बल्कि अपने जैसे हजारों हजार छात्रों के संघर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। सुश्री परिधि सोनी अभी सहायक प्राध्यापक कॉमर्स विषय में 38वीं रैंक लेकर के आई हैं और आज हमारे बीच में अपनी पूरी जर्नी वो डिस्कस करने वाली हैं। तो आइए हम लोग स्वागत करते हैं सुश्री परिधि सोनी जी का। नमस्ते आप लोग, आपका स्वागत है। नमस्ते सर, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो यात्रा है वो प्रारंभ से, स्कूलिंग से और बच्चों के बीच में रखें। बीच बीच में आपकी यात्रा से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी मैं आपसे पूछता रहूँगा। जी सर, मेरा नाम परिधि सोनी है। मैं वर्तमान में कराधान सहायक के पद पर टैक्सेशन, जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, उसमें पदस्थ हूँ। MPPSC 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ था सर। पूर्व में मैं उच्च शिक्षा विभाग में 8 साल मैंने जॉब करी है। मेरी अनुकंपा नियुक्ति थी तब। सर, हम लोग 4 बहनें हैं। मेरे माताजी पिताजी ने हमें रेज़ किया। मेरे पिताजी असिस्टेंट प्रोफेसर थे कॉमर्स के ही हमीदिया कॉलेज में। तो बचपन से मैंने देखा है उनको इसी परिवेश में, जिस तरह से मैं बनना चाहती थी, और वही मेरे रोल मॉडल हैं। उन्हीं की वजह से मैं जो आपका पहला ड्रीम आपने सजोया है, जो अपना सपना सजोया है, वो पिताजी को देखकर सजोया है। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हमें बनना है, चूंकि पिताजी थे तो वो इंस्पायर कर गए सर। और सर, वो चाहते थे कि मैं जब 9th-10th में थी तो अराउंड उस टाइम समय उन्होंने मुझे बोला था कि तुम नेट सेट निकालना, तुम प्रोफेसर बनना, तुम डॉक्टर बनना, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। कक्षा 9 और 10 में ऐसी प्रेरणा अगर किसी भी बच्चे को मिल जाए और ऐसा प्रोत्साहन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंटिंग भी इस मामले में बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि हमारी अपब्रिंगिंग के दौरान हमारी जो पेरेंटिंग हुई है। हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से प्रारंभ हुई? जी सर, मैं सेंट मेरीज हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हूँ, जो तुलसी नगर में है, भोपाल में ही है। अच्छा, आपका पूरा का पूरा रहना बचपन से भोपाल में ही रहा? जी सर। और आपका जो स्कूलिंग रहा वो भोपाल में ही हुआ? जी सर। आप वो स्कूलिंग से जर्नी आप बता सकते हैं? सर, मैं सेंट मेरी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन से, मैंने एक्सेलेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, अपना BCom ऑनर्स किया है मैंने। वेरी गुड। देन उसके बाद मेरी फादर की डेथ हो गई थी 2016 में। तो तब मेरे जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो मेरी अनुकंपा नियुक्ति लग गई थी। तो उस दौरान ही मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर मैंने MCom किया। यहाँ मैं थोड़ा सा रोकूंगा। अनुकंपा नियुक्ति के बारे में कई सारे लोगों को बहुत कम नॉलेज होता है। जी सर। हमारे पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हमें अभी अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, जो पहले वाले थे। अभी अनुकंपा शायद बंद हो गई है या कुछ ऐसा कुछ रूल आ गया है। जी सर। तो अनुकंपा नियुक्ति के बारे में ज़रूर हम बताएं। बिल्कुल सर। बच्चों को जानकारी देना चाहेंगे वो क्या होती है, कैसे मिलती है, किसी ग्रेड पर अगर कोई पेरेंट हमारे होते हैं तो हमें किस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति मिलती है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है? जी सर, मैं अपना ही उदाहरण लेना चाहूँगी सर। जैसे मेरे फादर जो थे प्रोफेसर थे उच्च शिक्षा विभाग में, ही वॉज अ क्लास 2 ऑफिसर। पर जब उनकी डेथ हुई
तो परिवार, क्योंकि परिवार जो है उनका जो अर्निंग मेंबर है वो चला गया है, तो सरकार ये करती है कि जो उनका घर में जो मेंबर है जो चला गया है उनके परिप्रेक्ष्य में किसी और को अगर नियुक्ति दी जाए ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। ठीक बात। तो इस वे में उन्हें, वो क्लास 2 थे लेकिन मैं एलिजिबल नहीं थी, पर वो जो है एटलीस्ट ग्रेड 3 की पोस्ट देते हैं सर। अगर आप एलिजिबल होते तो आपको भी क्लास 2 की ही पोस्ट मिलती सर। ये इसमें एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है सर, ये कैबिनेट से जो है पास होता है। अगर आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए, अगर मैं नेट सेट क्वालिफाइड होती या पीएचडी होती उस समय, तो ये कैबिनेट में मसला जाता और वहाँ के अगर वो अप्रूव करते तो फिर शायद मुझे मिल सकती थी। तो हमें निराश नहीं होना है, अगर हम एलिजिबल हैं तो हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। जी सर। ऐसा नहीं कि जो वहाँ से ऑफर हो रहा है उसको डायरेक्टली हम लोग स्वीकार कर लें जी सर। और वो अपॉर्चुनिटी हम छोड़ दें। यस सर। तो अगर ऐसा होता है तो ये पॉइंट है। सर। हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं सर। और इसका जो टेन्योर रहता है अराउंड 7 ईयर्स, मतलब 7 साल तक। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है वो 10th क्लास में है पर उनके पेरेंट्स की जल्दी डेथ हो गई और वो एलिजिबल नहीं है तब, तो आप वेट कर सकते हो कि आप, क्योंकि ग्रेड 3 की जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो 12th पास है, तो आप जैसे 12th पास हो जाते हो अपनी मार्कशीट वगैरह जमा करके फिर आप वो परस्यू कर सकते हो। ठीक है। उसमें कई बार क्या होता है कि अगर फादर नहीं है तो मॉम को भी जॉब ऑफर हो जाती है। जी सर। अगर फादर नहीं है तो मदर को, और मदर लिख के दे दें कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, तो फिर उसके बाद वो बच्चे को मिल जाती है। तो क्या मदर को भी कुछ मिलता है उसमें, पेंशन वगैरह कुछ? जी सर। अगर आप उसमें एनपीएस के अंदर नहीं है तो बिल्कुल आप जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पुराने हैं 2013 से पहले के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को पेंशन मिलती है, तो जो फैमिली पेंशन होती है वो वाइफ को मिलती है। ठीक है, यानी कि अगर फादर को कुछ होता है तो उसकी पेंशन मम्मी को मिलेगी। जी सर। 50% होता है सर वो ठीक है, और साथ में एक जॉब फैमिली मेंबर में किसी को मिलेगी, दोनों साथ में हो जाता है। जी ठीक है। और अगर ये केस मॉम के साथ होता है तो फादर को पेंशन मिलेगी? जी सर, फादर को पेंशन मिलती है। और साथ में एक फैमिली मेंबर को जॉब? नहीं सर, अगर ऑलरेडी फादर वर्किंग है, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे एग्जांपल अगर मेरी मदर गवर्नमेंट में जॉब में होती तो वो नहीं मिलती अनुकंपा नियुक्ति, क्योंकि ऑलरेडी एक अर्निंग मेंबर है, तो मदर को सिर्फ पेंशन मिलती। ठीक है। ऐसा एक केस हुआ था, हमारा एक स्टूडेंट ही था, उसके फादर पास अवे हो गए थे, तो उनके घर में एक बेटे को जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, तो फिर जॉब किसी को और को नहीं मिली। जी सर। सिर्फ पेंशन मिलती है उनकी वाइफ को। जी सर। सर ये रूल है कि अगर आप मतलब जो गया वो गवर्नमेंट जॉब में है और जो कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो ऑलरेडी या फिर कोई बच्चा तो फिर नहीं मिलेगी सर। फैमिली में अगर कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या किसी बैंक में हो या मंडल वगैरह में, तो वो मतलब लिखा हुआ है नियम में। तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा होता है, पर ये हमारे बस में और आपके बस में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी भी जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने ये प्रश्न किया हुआ है, और ये संवेदनशील मुद्दा है, तो इसको केवल संवेदनशीलता के हिसाब से ही लिया जाना चाहिए और केवल जागरूकता के हिसाब से। हम आगे बढ़ते हैं। आप कौन सी क्लास में थी जब आपके फादर साहब नहीं रहे? सर मेरा लास्ट ईयर था ग्रेजुएशन का। और आप बता रही थी कि केवल 4 बहनें हैं आप, और उनमें सबसे बड़ी आप हैं। जी सर। और मदर साहब की भी जो तबीयत थी वो उतनी ठीक नहीं रहती थी, तो सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर थी। उस वक्त आपने कैसे मैनेज किया ये सारी चीज़ें? सर मैं मतलब मेरे फादर को कुछ इंट्यूशन रहता था, वो शुरू से हमको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए प्रयास करते थे। मैं बहुत छोटी थी तब से वो मुझे सब्जी लेने भेजते थे, बिजली का बिल जमा करने भेजते थे। मैं बहुत छोटी थी तब उन्होंने मुझे कार सिखा दी थी, अराउंड 11 to 12 ईयर्स की होंगी। तब मैंने उनसे जिद करी थी, पापा मुझे गाड़ी चलाना सिखा दीजिए 2 ईयर्स। बोलते बेटा पैर तो पहुँचते नहीं है, तो बोले अच्छा ये जिद कर रही तो चलो इसको कार चलाना सिखा देते हैं, जो सेफ्टी है कि कम से कम गिरेगी नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे कार चलाना सिखाई, और फिर बैंक भी भेजते थे पासबुक प्रिंटिंग वगैरह के लिए। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं इस वजह से उन्हें बहुत ज़रूरी हैं। गैस सिलेंडर लेने भी भेजते थे। बहुत छोटी थी तब, मैं 14-15 साल की होंगी, तब से उन्होंने इंडिपेंडेंट बनाना हमको चालू किया था कि नहीं बेटा किसी पे निर्भर नहीं रहना है। हमेशा बोलते थे ऑलवेज कीप योर माउथ एंड पर्स क्लोज, बहुत सारी ऐसी टीचिंग्स देते थे। क्या बात है। हम अभी भी पितृसत्तात्मक समाज में रह रहे हैं, धीरे धीरे तो ठीक हो रही हैं चीज़ें। तो आप उस टाइम की जब की बात कर रहे हैं तब तो टॉप में था पितृसत्ता, मेरी बेटा होना चाहिए, बेटा ही सब कुछ होता है। उस वक्त बेटियों को इतना मजबूत बनाने का जो उनका संकल्प था, उसको आप कैसे देखते हो?
सर इसको मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ, क्योंकि सर आजकल की जो सोसाइटी हम देख रहे हैं, जो अभी आजकल ग्रो कर रही है, उसमें जो लड़के हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पर धीरे धीरे हम वुमेन एम्पावरमेंट की ओर आ रहे हैं। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिपेंडेंट रहे, किसी पे निर्भर ना रहें, क्योंकि आपकी भी अपनी इच्छाएं, पिछले ज़माने में हम देखते हैं हमारी मम्मी लोग जो हैं उनने अपनी इच्छाएं मारी, और हम देखते हैं कि उनको भी जॉब करना था या कुछ करना था, पर उनने वो फैमिली के चक्कर में अपनी जो इच्छाएं थी उनको दबाया और सैक्रिफाइस किया। सर कैसे मैनेज किया आपने उस वक्त? आप 4 बहनें बची थी, मम्मी बीमार थी, कमाने वाली सिर्फ आप थी, और उस वक्त आप उतनी मैच्योर नहीं रही होंगी जो फैमिली संभालने के लिए जो ज़रूरी होता है। जी सर। आप स्टूडेंट रही होंगी, जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें आपके जहन में भी होंगी जो सामान्य विद्यार्थियों के जहन में होती हैं, और आप भोपाल से पढ़ी लिखी हैं तो आपकी जागरूकता भी उस स्तर की थी, अच्छे लोगों से मिलना जुलना, फ्रेंड सर्कल और ये सारी चीज़ें। उस वक्त परिवार, 5 लोगों का परिवार, इनफैक्ट 6 लोगों का परिवार संभालने का पूरा दारोमदार आपके कंधों में था। जी सर। तो वो मतलब आपका अनुभव और उसको कैसे टैकल किया आपने, कैसे अपने कैरियर को इन तमाम चीज़ों के साथ भी आपने सेक्रीफाइस नहीं होने दिया, उसके साथ भी आपने बराबर न्याय किया, और ये प्रमाण है इस बात का कि आपको जो अनुकंपा नियुक्ति मिली थी वो ग्रेड 3 की मिली थी। जी सर। उसके बाद आपने मेहनत करी, मेहनत करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड किया, सब्जेक्ट पर कमांड करने के बाद उन तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद भी, जी सर, और आपने खुद की मैरिज और एक सिस्टर की मैरिज और इन लॉज को संभालना, अपने घर को संभालना, और उसमें भी पढ़ाई को समय देना, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया और पूरी जर्नी जानना चाहेंगे। जी सर, जब मेरा ग्रेजुएशन मतलब फाइनल ईयर में ही थी, मैंने एग्ज़ाम दिए थे, मेरा रिजल्ट नहीं आया था, पर पिताजी शांत हो गए। तो सर मेरे लिए तो बिल्कुल जैसे था, बिल्कुल मैं बहुत शौक थी, जैसे जमीन, बिल्कुल सर बहुत शौक में थी, पर उस एक मोमेंट ने मुझे बड़ा बना दिया सर। थी मैं घर में बड़ी थी, लेकिन जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है सर, वो बना है कि एकदम मैं बहुत मैच्योर हो गई थी। मैं मात्र 20 साल की। 20 साल में कुछ नहीं होता। जी सर। जी हाँ। तो सर वो चीज़ मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, पर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और खुद को समझाया कि सर फॉर एग्जांपल मैंने जो सोच डेवलप करी थी उस समय कि सर जैसे भगवान हैं, वो जो गार्डन, अगर हम गार्डन में जाते हैं तो सबसे अच्छे फूल तोड़ते हैं हम, तो इसी तरह से मेरे पापा बहुत अच्छे फूल थे जो भगवान ने, मतलब अच्छे लोगों की सबको ज़रूरत है, तो हमसे ज़रूरत शायद भगवान को रही होगी। तो इस वजह से मैंने इस तरह से मेंटली प्रिपेयर किया खुद को और संभाला कि एक ना एक दिन तो सबको जाना है। उनका समय तब आया, तो इस तरह से मैंने सोचा उसको। फिर मैंने बोला नहीं, अब मेरी सिस्टर्स को देखना है मुझे, क्योंकि ये तो विधि का विधान है, सबको एक दिन जाना है। आने का समय निश्चित नहीं है ना जाने का है, पर एक ना एक दिन जाना है। तो इसको जितनी मतलब बहुत कड़वी सच्चाई है, पर हम इसको जितना जल्दी अपना लें वो ज़्यादा उतना बेहतर है। तो इसको मैंने अपनाया सर, और फिर अपनी सिस्टर्स को देखा, मदर को देखा कि नहीं अब मुझे इनको संभालना है। भगवान ने मुझे, जैसे हम क्लास में मॉनिटर भी सबसे अच्छे बच्चे को बनाते हैं जो स्टूडियस और अच्छा बच्चा होता है, तो शायद मैंने इसको इस तरह से भी देखा कि भगवान ने मुझे चुना। उनको लगा होगा कि मैं अच्छी बच्ची हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि अच्छा मैं इसको बहुत अच्छे से फैमिली को देख सकती हूँ शायद, तो इसलिए उनने मुझे चुना। क्योंकि मेरी सबसे छोटी बहन भी तो बड़ी हो सकती थी और मैं सबसे छोटी हो सकती थी, हो सकता था। बिल्कुल लॉजिकल बात है ये। जी हाँ। तो मैंने इस तरह से सोचा और खुद को संभाला, और धीरे धीरे सर फैमिली को सेटल करते करते हो गया सर। फिर उस समय मेरी बहन जो थी 3rd नंबर वाली, उसको डिप्रेशन हो गया था। तो वो क्या, खिड़की खुली रहती थी तो बोलती थी खिड़की में कुछ लटका हुआ है। तो फिर हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, तो फिर हम लोग हमने दूसरा घर रेंट कर लिया था ताकि उसके लिए भी थोड़ा सा माहौल चेंज हो, क्योंकि बहुत फैमिली के लिए हम लोग कोप अप नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से सर चीज़ें आगे बढ़ी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब अपने आप को यहाँ ही थामना नहीं है। मैंने जॉब ज्वाइन करी और फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी सर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कई बच्चों को लगता है कि पढ़ाई का मतलब है कि फैमिली से दूर चले जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर चले जाना। उनको लगता है कि अगर हम फैमिली के साथ रहेंगे तो हमें डिस्ट्रैक्शन होगा, अगर हम सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे तो हमें डिस्ट्रैक्शन होगा। इन तमाम बच्चों के लिए आप बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हो कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद भी आप अपने ड्रीम्स को
अचीव कर सकते हो। Yes, sir. आप थोड़े थोड़े टाइम में बांट करके आप एकदम रिलैक्स होना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, तो Yes, आपके लिए वो अच्छा। कई बार हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो बीच में एक बहुत अच्छी बात आई कि कई बार हम अपने सपनों के पीछे भागते भागते बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एकदम से। तो जब हम सक्सेस होते हैं तो उस सक्सेस को बांटने के लिए कोई नहीं होता हमारे पास। जी सर। तो ऐसे सक्सेस को लेकर के हम क्या करेंगे कि हमारे पास ना तो फैमिली है, ना हमारे पास सोसाइटी है, केवल एक सर्टिफिकेट है कि हम सक्सेस हैं। जी तो सर। आपने जो आपकी जर्नी रही विद ड्यूटी, विद आपका जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, उसके साथ में आपने अपने सपने के लिए भी काम करना जारी जी रखा। असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लेना उतनी बड़ी मतलब आसान बात है ही नहीं, क्योंकि आपको उसके लिए पूरी तरह से आपकी स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका जो कॉलेज का सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, तब जा करके आप उन टॉप रैंक में आते हो। यस सर। क्योंकि पोस्ट इतनी नहीं होती कि 10-20 हज़ार पोस्ट है तो चलो एवरेज स्कोर भी हुआ तो आपने अचीव कर लिया। जी सर। पोस्ट ही आपके पास गिनी चुनी पोस्ट होती हैं, 20, 50, 100, और उसमें फिर कैटेगरी बटी होती हैं, तो कुल मिलाकर के 40-50 से ज़्यादा तो पोस्ट आपको मिलती ही नहीं है। जी सर। और उसमें भी अपना चयन सुनिश्चित करना, एक ही अटेम्प्ट में सेट और नेट निकालना, यस सर। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे मैनेज हो सकता है, ये ज़रूर आप बच्चों को बताइए। बिल्कुल सर, हम कॉमर्स में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैनेजमेंट। जी हाँ बिल्कुल। तो उसको मैंने आत्मसात करा सर। क्या बात है। कि सर किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है। मुझे पता है जैसे मुझे ऑफिस जाना है वो इनएविटेबल है, मैं मतलब छुट्टी मिलेगी पर इतनी ज़्यादा तो मिल नहीं पाएगी। नहीं। जैसे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी खाना बनाना है वो भी इनएविटेबल है, खाना तो खाना पड़ेगा और सभी मतलब बनाना तो पड़ेगा, ऑफिस भी जाना पड़ेगा। तो फिर आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करिए कि आप, क्योंकि सब चीज़ों को रहते हुए आपको करना है, वो आपका चॉइस है कि वो आपने ही अपने लिए एक्स्ट्रा बर्डन लिया है कि नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे करना है। तो दूसरे टाइम तो नहीं निकालेंगे, आपको ही खुद के लिए निकालना पड़ेगा। तो मैंने सर सुबह का टाइम चुना उसके लिए, पढ़ाई के लिए। जी सर। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, मैं सुबह रात में जल्दी सो जाती थी, अराउंड 4 o'clock उठती थी, तो 4 to 8 में पढ़ती थी। 4 घंटे पढ़ाई। 4 घंटे पढ़ती थी। शुरू से मेरा स्केड्यूल रहा है सर, नेट में भी और सेट में भी, और सर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सर। इसके आगे तरह से फिर जी सर। तो सर इस तरह से मैंने मैनेज करते हुए आगे बढ़ी। और सर हमारे जो मतलब आपका जो वाई फैक्टर है कि आपको करना क्यों है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए, जो आपको आगे लेके जाएगा। कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, आपका जो रीज़न है जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने सर ये सोचा था कि मेरा जो कैलिबर है वो कैलिबर पे मैं काम नहीं कर रही हूँ सर, मेरे पास जो है वो मैं अच्छे से नहीं दे पा रही हूँ। जो ग्रेड 3 सर मैं तो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। जी सर, वो कॉम्प्रोमाइज, वो बोलते हैं ना इंग्लिश में उसको मर्सी अपॉइंटमेंट। तो मुझे वो, मैं खुद को अनएम्प्लॉयड मानती थी, भले मैंने 8 साल वहाँ नौकरी करी, पर आई फेल्ट कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ। तो मैंने भले ही सैलरी क्रेडिट होती थी पर फिर भी मैं वो अंदर टीस थी। जी सर। फिर उसके बाद मैंने MPPSC 2022 में टैक्सेशन असिस्टेंट का एग्जाम आया था, वो दिया कि कम से कम कुछ तो यहाँ से तो निकलूं। मुझे वो पिलर टाइप का लगता था, एकदम जेल जैसा केज जहाँ मैं फंसी हुई हूँ। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ देयर। तो फिर मैंने वो क्लियर किया, तो दैट वाज रिलीफ कि नहीं चलो ये मेरी मेहनत का है, क्या मेरी मेहनत की है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि आपको कहीं से ये मिला है, ये मैंने अचीव किया है, ये मैंने अचीव किया है, ये दूसरी सक्सेस थी आपकी। जी सर जी। उसके बाद सर मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी और मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आया, तो जैसे ही 2022 में आया था तो सर मैंने तब प्रीलिम्स निकाला था MPPSC 22 का ही। मेरा प्रीलिम्स के बाद मेंस होना था, तो वो मैंने ड्रॉप कर दिया था कि नहीं मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो क्योंकि 2 नाव में हम पैर रखेंगे तो कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को, इसको एक बार और रिपीट करिए आप। बिल्कुल सर, मेरे कहने का आशय ये है कि आप दो गोल्स को एक साथ लेके रखोगे तो कोई भी आप अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए एक ही गोल रखिए और निरंतरता से चलते जाइए तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। क्या बात है। और सर वो मैंने करा, मैंने मेंस ड्रॉप करा, फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत तैयारी करी। 2 बार उसका डेट्स पोस्टपोन भी हुई, पर मैंने अपने आप को बिल्कुल अफेक्ट नहीं होने दिया। मतलब अच्छा है, मुझे थोड़ी और तैयारी का समय मिल जाएगा। तो सर जनवरी में अराउंड वो 28 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला था, फिर मार्च में पोस्टपोन हो गया। तब सर मैंने कंसीव कर लिया था, आई वॉज अराउंड 6-7 मंथ्स प्रेग्नेंट। फिर उसके बाद जून में मेरी जो डेट थी वो ड्यू थी 15th of जून को। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप
एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए। पर मैंने सोचा कि मेरे घर वाले भी बोल रहे थे एग्ज़ाम 9 जून को है, 15 जून को ड्यू डेट है, फिर तो मतलब ठीक है अपन मैनेज करते हैं। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरे घर में लक्ष्मी आई 4 जून को और अभी एग्ज़ाम आपका आने वाला है। जी जी बिल्कुल। तो सर मैं एडमिट हुई थी अराउंड 4 को ही एडमिट हुई थी, सुबह रात में 2 बजे हुई थी। फिर उसके बाद शाम को 5:30 बजे करीब हुई और घर मतलब मेरे को लेबर पेन हो रहा था और मेरे हाथ में किताब थी। अरे बाप रे तो वहाँ पे जो नर्स वगैरह थी वो बोलते हमने आज तक किसी को लेबर पेन में पढ़ते हुए नहीं देखा पर मतलब अब जो हुआ भगवान की मर्जी है, पर ठीक है मैं उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद मेरी गुड़िया आई, मतलब 1 हफ्ते तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी। मैं 8 जून को डिस्चार्ज हुई और 9 जून को 8 बजे पेपर देने निकल गई थी। और इस चीज़ को देने के लिए, एग्ज़ाम को देने के लिए मैं इन लॉस को पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी कि सपना मैंने देखा पर उनका पूरा सपोर्ट था सर। ये भी मेरी मदर इन लॉ ने जैसे ही मैं 3 तारीख को घर आई कि मम्मा पेट दर्द हो रहा है और सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई, तो उनका यही स्टेटमेंट था, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे एग्ज़ाम दिलाने ले चलूँगी। क्या बात है क्योंकि उन्हें देखा है कि मैंने किस तरह से स्ट्रगल करके पढ़ा था। मैंने पूरे 9 महीने जैसे लोग प्रिपरेशन करते हैं कि गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं और रामायण पढ़ते हैं, पर कॉमर्स और मैनेजमेंट हाँ मैंने कॉमर्स मैनेजमेंट पढ़ा था। पूरा उनने सपोर्ट किया था। मैं सुबह उठ के पढ़ती थी तो वो मुझे दूध ला के देते थे, ड्राई फ्रूट्स देते थे कि नहीं तू चिंता मत कर, तू बस पढ़ाई कर, मैं खड़ी हूँ तेरे साथ। तो उनने देखा था कि मैंने मतलब पेरेंट्स नहीं है, लॉस है इतना बड़ा, बट स्टिल वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसे जिस तरह से ट्रीट करते हैं, मेरी बिल्कुल सासू माँ नहीं है, वो माँ ही है, जैसे जैसी भी नहीं है माँ ही है वो। तो बहुत अच्छे से उनने सपोर्ट किया और मैं बनी सिर्फ टोटली उनका ही हाथ है इस चीज़ में। जब हम फैमिली में रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारे लिए फैमिली भी सपोर्ट करती है, इन्वॉल्व करती है। हम खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो फैमिली का डिस्कनेक्ट होना बहुत स्वाभाविक होता है। आप बीच में बात कर रहे थे, हम लोग टाइम स्केड्यूल की, 4 बजे से आप 8 बजे तक पढ़ते थे। आफ्टर दैट 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ती थी, फिर मेरा 10 बजे से ऑफिस रहता था। 10 बजे करती थी। जी, फिर खाना वगैरह बनाना, फिर तैयारियां करना, फिर 10 बजे निकल जाती थी मैं, तो अराउंड 10:30 तक ऑफिस पहुंच जाती थी। फिर ऑफिस में जो काम रहता था वो करती थी। पर इन सब चीज़ों में क्या मेरे फ्रेंड्स भी थे, वो लोग क्या शाम मतलब अराउंड 1:30 बजे हमारा लंच टाइम होता है, तो 10-15 मिनट लंच करा और नीचे चले जाते थे, बात करते थे, गप्पे शप्पे मारते थे। पर मैंने वो टाइम भी यूटिलाइज किया वो जो मुझे 1 घंटा मिलता था, फटाक से 10 मिनट उनके साथ थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता था, हम लोग बातें करते थे और उसके बाद वो लोग नीचे घूमने चले जाते थे, बोलते अरे क्या है चल दे। पर मैंने बोला नहीं यार, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो मैं उसमें क्वेश्चंस वगैरह लगा लेती थी। इस तरह से मैंने पढ़ाई करी, जो भी मुझे काम मिलता था फटाक से उसको निपटाया। तो अपन एक आध क्वेश्चन लगा लिया, कुछ भी देख लिया, टेस्ट लगा लिया, तो उस तरह से मैंने थोड़ा सा दिमाग में आपके बिल्कुल नशे की तरह फिक्स था कि मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए। हाँ। फिर जब आपका अवकाश होता था, जब आप ऑफिस से आते थे, सैटरडे संडे मैंने उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, बहुत अच्छे से। मतलब मैं अराउंड जैसे डेली में 4 घंटे ही पढ़ पाती थी, लेकिन जो सैटरडे संडे थे उसको आराम से 10 घंटे तक खींच लेती थी मैं। क्या बात है तो इस तरह से मैंने सिलेबस कवर करके अच्छे से पढ़ाई करी, टेस्ट लगाया और आपके सामने रिजल्ट है। बहुत अच्छी बात है। रिटन एग्जाम कैसा गया था आपका? रिटन एग्जाम सर मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, तो बस भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान जब गोले लग रहे हैं तो आप साक्षात मेरे हाथ में आप ही आ जाइए और अब गोले जैसे भी लग रहे हैं आप तो बस भगवान जी मैं बस एग्जाम दे दूं, अच्छे से चला जाए। क्योंकि आई वॉज लिटरली बहुत पेन हो रहा था मुझे, स्टिचेस थे एकदम। पर एनीहाउ घर वालों ने सपोर्ट करके वहाँ बिठाया, मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मैं आई और फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड थी क्योंकि बहुत आई वॉज इन वेरी मच पेन। पर जाहिर सी बात है, अभी आपका हाल ही में डिलीवरी हुई है और बहुत सारी चीज़ें, बच्चों का सेंटर चेंज हो जाता है, भोपाल से बाहर बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जाते, बारिश हो रही होती तो बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जाते जी। उनको ये नहीं पता कि ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे दरवाजे पे खड़ी है और हम वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मेहनत करने वाले बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं उनका सेंटर यूपी हो गया और यूपी में सेंटर है, इस वजह से वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते। आपने अभी डिलीवरी हुई है और अभी डिस्चार्ज भी नहीं हुए हो आप और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो।
तो ये मूवी देखना बहुत अच्छी बात है, बहुत सक्सेस मूवीज बनती हैं, उससे इंस्पायर होना, लेकिन जो ये रियल स्टोरी है इससे जो लोग इंस्पायर हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चों को जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जो लोग अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, उनको ये पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसी जर्नी रही आपकी आफ्टर दैट। मेरा जो उस टाइम माइंडसेट था वो ये था, क्योंकि बहुत समय बाद ये एग्ज़ाम आया था। इससे पहले जो एग्ज़ाम था 2017 में हुआ था, और 17 से पहले जब मेरे फादर ने दिया था 1993 में, तब हुआ था। उसके बाद 17 में और 17 के बाद अभी 22 में हुआ था। तो फिर मेरे लिए एक ये डिलेमा था कि अब आगे आएगा या नहीं, करना है तो अभी करना है, डू और डाई सिचुएशन है भाई, तो सब खत्म नहीं तो सब खत्म है, इतनी मेहनत पूरी पानी में चली जाएगी। और मैं इस चीज़ में सर बिलीव करती हूँ कि अब एक बार इतने अच्छे से मेहनत कर लो, अपने साथ जस्टिस करो, आप फर्स्ट एंड लास्ट यही सोचोगे तो ज़रूर होगा। बस यही बात है कि बच्चे आते हैं, उनको लगता है यार अभी ट्रायल देखते हैं, अभी देखते हैं कैसा सिचुएशन है, फिर दोबारा, तो उस वैक्यूम में बच्चे फंस रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और वो लंबी जर्नी खींचती चली जाती है, जबकि उनको पता नहीं है कि जो झोंकना है एक बार झोंकना है। जी सर, एक बार झोंक दिया तो हो सकता है इस बार आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन ये आपकी जो मेहनत है वो आपको जरूर सक्सेस के मुहाने तक लेकर के जाएगी। ये आपने जो बात कही और आपने खुद करके दिखाया, ये बहुत बड़ी बात थी जी। थैंक यू सर। सर हमारा माइंडसेट जो है, हम अपने एक्चुअली जो सक्सेस मिलती है उनको मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे ना सर, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो और बड़ी चीज़ें सोच रहे हो आप, बड़ा सेक्रीफाइस मांगती हैं वो बड़ी चीज़ें। आपको लगता है आप कुछ, आप अपनी नींद सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, पढ़ाई चलो लेट कर लेंगे, तो फिर आप जिस तरह से चीज़ें देते हो ना, अपना टाइम डेडिकेट करते हो, अपनी जो मतलब जो टारगेट्स हैं उनको जितना समय दोगे उतना जल्दी आपको रिटर्न मिलेगा सर। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप इसमें से आपका जो रिजल्ट आया कि आपका रिटर्न निकल गया है, जी सर, क्या फील था उस वक्त? सर मैं तो आई वॉज ऑल इन टीयर्स सर। इतना रोना आया मुझे, मैं अपनी सासू माँ के गले मिल मिल के इतना रोई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती सर, क्योंकि मुझे वो दिन याद आ रहा था कि किस सिचुएशन में मैंने वो क्लियर किया था सर। और पेपर देने वाली जो सिचुएशन थी और ज़्यादा खतरनाक थी, जी बहुत सर, खतरनाक थी उस वक्त, तो सोचा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, मैं वही चीज़ याद कर रही थी, और फिर हम भगवान को थैंक यू किया, मैंने भगवान के पैर पड़े, और मतलब मेरे घर में तो बहुत खुशी का माहौल था कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई पेपर देने जाएगा और तूने निकाल के दिखा दिया, कि क्या तेरा दिमाग चला होगा कि तूने वो एग्ज़ाम निकाला। तो बहुत खुशी थी। फिर आप इंटरव्यू के लिए गए? जी सर, मेरा 22 अप्रैल को इंटरव्यू था। तो तब मैंने क्या, पहले मैं उच्च शिक्षा विभाग में थी और इसी ड्यूरेशन में मैं मैटरनिटी लीव पे भी थी। तो इस समय मैंने जो टैक्सेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम था वो भी क्लियर हो गया था। इंटरव्यू दिया, मेरी 1 महीने की बेटी को लेके इंटरव्यू में गई थी, वो भी मेरा बहुत अच्छा फ्लाइंग कलर्स से मेरा रिजल्ट आया था। और बहुत सर मेरे लिए तो घर में लक्ष्मी आई थी कि इतने बम्पर ऑफर खुल रहे हैं। वो मेहनत साथ में लक्ष्मी ऑब्वियसली बात आई थी। कैसा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका? सर बहुत अच्छा रहा। मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू राइस ग्रेन, इस पे ही मेरा मेजरली पूरा इंटरव्यू चला था सर, कि हाइपोथेसिस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, क्या आपने ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। तो मेरा कोष्टी सर का बोर्ड था, तो वो भी इकोनॉमिक्स से थे, और ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ का जो मेरा टॉपिक है वो है। तो इस तरह से इंटरव्यू चला, और कुछ अकाउंट से भी रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, पर मैंने प्रयास किया कि मैं सभी सवालों का जवाब दूं। जहां नहीं बना मैंने सॉरी बोल दिया। ऐसे सवाल थे जहां आपने सॉरी? हाँ सर, जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पूछा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, तो पर मैंने आंसर तो किया, फिर उसके बाद मतलब सॉरी सर, मुझे लगता है मैं बेहतर आंसर नहीं दे पा रही हूँ इसका। तो इस तरह से इंटरव्यू चला, पर मेरे को सर 4th हाईएस्ट नंबर मिले इंटरव्यू में। क्या बात है, ये बड़ी बात है। और इंटरव्यू में जो सब्जेक्ट से हट के प्रश्न पूछे गए हों बच्चों के साथ, आप क्या जिक्र करना चाहें? जी सर, बेसिकली जो पूछे तो सब्जेक्ट रिलेटेड ही थे, जो हमारे बेसिक्स होते हैं, बहुत बेसिक
बेसिक, जैसे अगर आप कॉमर्स पढ़ते हो तो जर्नल एंट्री क्या होती है और लेजर क्या होती है, आप क्यूमुलेटिव, जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी पढ़ते, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मोर देन ओजाइव कर्व, लेस देन ओजाइव कर्व, तो बहुत जो बेसिक जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं और जो हमारी बीकॉम लेवल पे पढ़ते हैं उसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और वो बहुत काम प्लेस रहती है, सबसे अच्छा मतलब आपसे वो बात करने के लिए उन्होंने आपको बुलाया है। हाँ। और बहुत काम करते हैं। अगर आपको लगता है आप नर्वस हैं तो वो आपको इवन पानी भी ऑफर करते हैं कि प्लीज आप पानी पी लीजिए, उसके बाद आराम से जवाब दीजिएगा। राक्षस नहीं बैठे हुए हैं, वहाँ इंसान बैठे हैं और सबसे अच्छे फ्रेंड बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर। तो इंटरव्यू में आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाना है और सही जवाब देना है। बस वो दिक्कत तब होती है जब आपको जवाब पता नहीं होता और आप लपेटे जाते हैं। कुछ और ऐसे क्वेश्चन हो। हॉबीज पे बात करते हैं हम लोग। जी सर। कई बार हॉबीज हम आर्टिफिशियल तैयार करते हैं, फिर उसकी तैयारी किए जाते हैं। क्या हॉबीज कैसे चूज करनी चाहिए बच्चों को? सर अगर आप वाकई में अगर आप कुछ करते हैं जैसे जो आपको इंटरेस्ट लाता है, सर मुझे लगता है वही चीज़ लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप क्रिकेट खेलते नहीं है और आपने लिख दिया तो फंस जाएंगे आप। तो इस तरह से आप हॉबीज़ अपनी इनकलकेट करने की कोशिश करिए। और सर स्टडीज़ में भी इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें। हम पूरे टाइम पढ़ते रहेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हमारे माइंड को भी ट्रीट चाहिए रहती है। क्या बात। तो हम क्या, आप अपने जो स्टडी प्लान है उसमें 1-1 घंटे या 2-2 घंटे का जो भी आप स्केड्यूल प्लान करते हैं, थोड़ा सा माइंड को ट्रीट करिए, रिफ्रेश करिए कि नहीं चलिए आप उसको इस तरह से बोलिए कि अच्छा आप इतना कर लेंगे तो हम आपको फिर या तो कोई मूवी देखना हो या कोई रील देखना हो या इंस्टाग्राम थोड़ी देर आधे घंटे के लिए सही आप इतना कर लो फिर चलाएंगे। मतलब एकदम सबसे आपको अलग नहीं होना है। जैसे कई बार भी चल रहा है। एक तो मैं बात करना चाहूँगा कि हम माने या ना माने, एक दुनिया वर्चुअल दुनिया तो बन चुकी है। बिल्कुल सर। जहाँ पर आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। जी सर। अब उसका कितना कंट्रोल करना है ये हमें और आपको डिसाइड करना बिल्कुल होगा सर। कि वो हमें कंट्रोल कर रहा है कि हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर आप उसका प्रोडक्टिव यूज करिए ना, आप मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं उसको, तो आपको उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, ना कि वो आपको कंट्रोल करे और आपके इमोशंस को कंट्रोल करे। तो जो ये दौर चला है कि अचानक इमोशनल होते हैं लोग, बड़े सीनियर लोग भी इमोशनल हो रहे हैं और केवल नेगेटिव बातें हो रही सोशल मीडिया के बारे में, जबकि ये क्रांति ही सोशल मीडिया लेकर के आया है। बिल्कुल सर। तो हमें उसको एकदम विलन के रूप में तो नहीं ट्रीट करना चाहिए। हम इन्वॉल्व रहेंगे, वो हमारी एक वर्चुअल दुनिया है और ये रियलिटी है कि एक दुनिया वो भी क्रिएट हो चुकी है। लोग उपवास करते हैं कि हम 1 साल के लिए अब सोशल मीडिया से दूर हो रहे हैं, तो आप हो जाइए सोशल मीडिया का, उसमें क्या नुकसान होगा? जाहिर सी बात है कि आप दूर हो रहे हो कंप्लीटली। अगर आप दूर होना चाहते हैं इस जमाने में, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल सहज नहीं है। बिल्कुल आप क्या सोचते हो इस विषय में? सर हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। मैं बैलेंस पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जैसे अगर आप इंस्टाग्राम तो चला रहे हो, चलिए ठीक है चला रहे हो, पर उसका एक टाइम लिमिट कर लीजिए ना। आप जैसे मोबाइल में आजकल जो है रिस्ट्रिक्शन ऐप्स आती हैं, तो उनको यूज़ करिए। ये मेंशन करना चाहूँगा कि चलाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर क्या बात हो अपनी? सर मुझे ऐसा लगता है कि एकदम अलग ही कट ऑफ हो जाना भी मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब मैं नहीं समझती कि एकदम कट ऑफ होना भी, मतलब आपको टेक्नो फ्रेंडली रहना चाहिए सर। और आप डिसाइड करिए कि आप उसका कितना, कहाँ, कैसा इस्तेमाल करते हैं। ये सर यूजेज पे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से उसको यूज करें। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी रिलेटेड पेज देख लीजिए। तो जब आप सो रहे हैं, सोने वाले हैं, आपको लगता है कि आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते, तो प्रोडक्टिव पेजेस जो आते हैं, कोट्स वगैरह आते हैं, उनको इस तरह से आप रीड आउट कर सकते हैं, रील्स देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हिमालय किस तरह से फॉर्म होती है। तो इस तरह से कि आप सोशल मीडिया भी चला रहे हो, प्रोडक्टिविटी के वे में यूज हो रहा है, ये आपको देखना है। दूसरा, इन्फ्लुएंसर, मोटिवेटर्स और इस टाइप के वीडियोस का एकदम सैलाब आया हुआ है। हम कुछ जानते नहीं हैं, फिर भी बैठ करके कैमरे के सामने मोटिवेट करने लगते हैं, कहीं से कोई स्टोरी लाइन डालने लगते हैं। अच्छी बातें होना चाहिए। अब 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मैंने देखा है। एकदम से लगातार वो आलस में या फिर उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं, अचानक से रात को उठते हैं और एक मोटिवेशनल स्टोरी देखते हैं और मोटिवेटेड हो जाते हैं। और वो मोटिवेटेड होने के बाद
वो नशे की तरह काम करता है। कुछ समय तक वो मोटिवेटेड रहते हैं कि यार जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ और ये वो सब, फिर वो उसी जोन में पहुँच जाते हैं। फिर 10, 15, 20 दिन बाद वही मोटिवेशनल स्टोरीज देखते हैं। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर, वहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये जो मेरा क्वेश्चन है इसके अराउंड आपका क्या आंसर होगा? सर मैं समझती हूँ मोटिवेशन कोई दूसरा पर्सन हमको करेगा तो वो एक समय, मतलब एक समय के लिए रहता है, पर जो मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन होता है वो आपके अंदर से आता है। मोटिवेशन अंदर से ही आता है, क्योंकि दूसरा करेगा तो वो क्षणिक रहेगा सर, और वो आर्टिफिशियल रहेगा, वो रियलिस्टिक नहीं रहेगा, वो कुछ भी रहेगा कि मतलब ठीक है, वो जगाने के लिए ठीक है, जी सर, जागरूक करने के लिए ठीक है, लेकिन जो हमारा इनर मोटिवेशन है और जो अगर आपको गोल अचीव करना है तो जो रीजन है सर, मुझे लगता है, और मैं भी ये करती थी कि मुझे जो चाहिए वो मैं लिख लेती थी। क्या बात है, मैंने करा है सर। आप मेरे घर में कभी, जब मैं नेट निकालना था मुझे, मैं लिख के रखा हुआ था सर मैंने, कि परिधि सोनी UGC नेट, इस तरह से मैंने लिख के दरवाजे पे चिपका के रखा था। वो फील आए जिससे बिल्कुल सर, मुझे दिखता है ना कि नहीं मुझे वो करना है वो, क्योंकि दूसरा मोटिवेट करेगा तो मैं क्षणिक, जैसे मुझे दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, तो वो मुझे दिख रहा है तो मैं डेफिनेटली सर, और मैं बिलीव करती हूँ कि जो चीज़ आपको दिखती है ना बार बार, वो हो जाती है। इस पे मैं बिलीव करती हूँ और बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। मेरे को टैक्सेशन असिस्टेंट का इंटरव्यू था, मैंने लिख लिया था, नहीं हो गया मेरा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लिख के रखा था, हो गया। तो इस पे मैं बहुत स्ट्रांग बिलीव करती हूँ और मैंने उसको देखा है सर, फॉलो करके देखा है और ये होता है सर। थोड़ा और पीछे चलते हैं हम। जी सर। हाई स्कूल के बाद सब्जेक्ट चुनने की बारी आती है। जी सर। आपने कहा 9वीं में क्लियर हो गया था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन किस सब्जेक्ट से बनना ये क्लियर नहीं रहा होगा। नहीं सर, है ना? जी सर। तो जब हम हायर सेकेंडरी में आए होंगे तो हमें सब्जेक्ट चुनना हुआ, उस वक्त आपका माइंड, क्योंकि अभी स्कूल का दौर है, अभी बच्चे सब्जेक्ट चुनेंगे, है ना? तो ये बहुत अच्छा टाइम है इस बात को डिस्कस करने का कि हमें स्कूल के लिए सब्जेक्ट कैसे चुनना है, फिर ग्रेजुएशन के लिए कैसे चुनना है, और ये पूरी जर्नी में आपका क्या माइंडसेट तब रहा और अब आप क्या सोचते हो, दोनों अलग अलग देखो रहा होगा, क्योंकि आप तब उतने परिपक्व नहीं रहे। अब आपने पूरी जर्नी देखी, चुनौतियां देखी, समस्याएं देखी और समाधान भी देखे और प्रूव भी किया, प्रमाणित भी किया। तो उस वक्त आप क्या सोचते थे, आम बच्चे आपके साथ वाले क्या सोचते थे, अब बच्चों को क्या सोचना चाहिए और अब आप क्या सोचते हो? तीनों प्रश्नों के अलग अलग हमें आंसर चाहिए आपसे। जी सर। तब जब मैं 10th क्लास में थी, रिजल्ट आया था, आई स्कोर्ड अ वेरी गुड CGPA। तब CGPA में हम लोग फर्स्ट बैच थे जिनको CGPA इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मेरा 8.4 CGPA आया था, तो आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स। तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं जो है PCM ले लूँ, तो मैंने उनकी इच्छा, बोलते नहीं बेटा PCM अच्छा है, सभी फील्ड में, क्या PCM वाले बच्चे सभी फील्ड में जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, कल को इंजीनियरिंग करने के बाद आपका मन नहीं हुआ तो MBA करके आप कॉमर्स वाली फील्ड में भी स्विच कर सकते हैं। और तब था PCM का दौर ही चल रहा था कि अधिकतर बच्चे PCM लेते थे। तो फिर मैंने पापा की बात मानी और मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनने भी PCM लिया था। तो मैथ्स में इंटरेस्ट था आपको? हाँ सर, मैथ्स अच्छा था मेरा, तो मैंने PCM लिया, मैंने साल भर पढ़ा, पर फिर मुझे जो केमिस्ट्री है वो मुझे बहुत परेशान करती थी, जैसे भूत नहीं पीछे पड़ जाता, वो मुझे वो भूत की तरह लगती थी। PCM वालों के साथ केमिस्ट्री और BC वालों के लिए, जी है ना, बायो वालों के लिए और फिजिक्स, जी है ना, ये पता नहीं कैसा एक है, कुछ है इसमें। जी हाँ, फिर तो सर मैंने लिया, फिर मुझे फिजिक्स भी बहुत पसंद आता था, मैथ्स भी बहुत पसंद आता था, केमिस्ट्री मुझे मन ही नहीं करता था पढ़ने का, मतलब एग्ज़ाम निकाल लिया सब चीज़ें, पर जो अंदर से एक इंटरेस्ट आता है ना कि इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, मैं क्या इसको ज़िंदगी भर फॉलो कर सकती हूँ, तो मुझे केमिस्ट्री के साथ वो फील नहीं आ पा रहा था। तो मैंने पापा से बात करी, पापा मुझे मैथ्स और फिजिक्स तो ठीक है, केमिस्ट्री मुझसे झेल नहीं पा रही, प्रॉपर वर्ड है, झेल नहीं पा रही। तो पापा थोड़े निराश हुए, पर मैंने बोला पापा मैं कॉमर्स में स्विच कर लूँ क्या? तो थोड़ा गुस्सा भी हो रहे थे, पर उन्होंने बोला चल ठीक है, तेरा मन है क्योंकि तुझे करना है, एट द एंड यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड दैट,
तो बोले ठीक है। फिर मैंने 12th में मैंने जो मेरा पूरा बेसिक था कॉमर्स का वो हिला हुआ था 11th का, पर मैंने उसको कवर किया 12th में। फिर मैंने 12th में कॉमर्स ले लिया आपने था। 12th में ही इसको बदल दिया था? जी, अरे वाह। पूरा 11 एक साल मैंने पढ़ा, मुझसे नहीं हो रहा था केमिस्ट्री के साथ, मेरी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही थी, तो मैंने कॉमर्स ले लिया था। तो मेरे 11th PCM है और 12th मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है। तो इस तरह से मैंने फिर उसको कोप अप कर लिया। जो 11th का कोर्स था वो मैंने, जो गर्मियों की छुट्टियां थी उसमें मैंने कवर करा उसको कि किस तरह से, क्योंकि कॉमर्स भी थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट तो है, रेलेवेंट है एक हाँ दूसरे जी से, जी बिल्कुल। हाँ। तो इस तरह से मैंने कॉमर्स कैरी फॉरवर्ड किया। फिर उसके बाद मैंने एक्सीलेंस कॉलेज जो है हमारे बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है मध्य प्रदेश का, तो उसमें मेरा एडमिशन हुआ। मैंने बीकॉम ऑनर्स उसमें अकाउंट। ऐसा इजीली एडमिशन होता भी नहीं है, अच्छे स्कोर होते हैं तो ही एडमिशन होता है। जी हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से तो उस जो आपका क्वेश्चन था, तो मैंने जो है बेसिकली जो पापा के कहने पे उस टाइम PCM ले लिया था। पर मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि आप किसी के दबाव, भले पेरेंट्स हैं आपको गाइड कर रहे हैं, पर किसी के दबाव में मत आइए। आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आजकल आर्ट्स भी बहुत उभर रहा है। हाँ है बिल्कुल। उस टाइम हमारे स्कूल में नहीं था आर्ट्स, या तो कॉमर्स ले लो या PCM ले लो या बायो ले लो, ये तीन ही चल रहे थे। पर आजकल जो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है एजुकेशन की तरफ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो बहुत वाइडर एस्पेक्ट खुलते जा रहे हैं। तो पहले बच्चा जो है अपना इंटरेस्ट देखे कि वो, क्योंकि आपको वो आगे करना है, आपको पढ़ना आपको है, उसके साथ जीना आपको है। पेरेंट्स तो बता देंगे, तो उस तरह से आप सब्जेक्ट चूज करिए जो आपके इंटरेस्ट का है। ठीक है, इस तरह मैं इसको इस तरह से देखती हूँ। बिल्कुल सही है। स्कूल का सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या सेम होना चाहिए? अगर जैसे ऐसा नहीं है, अगर आप PCM लिया आपने, पर अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है, BTech नहीं करना है, MSc BSc नहीं करना है, और उसका इंटरेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, तो वो आर्ट्स में भी आ सकता है। कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकता है, जी, बाद जी। में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसको उस वक्त आपके दिमाग में वो असिस्टेंट प्रोफेसर था जब आप हायर सेकेंडरी के आसपास आए थे? 9th में तो था, 10th में तो था, जी। पापा ने बोला था। जैसे जैसे आप बढ़ रहे थे, आपके साथ में आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, बहुत सारा सर्कल होगा, उस वक्त आपके जहन में क्या ये असिस्टेंट प्रोफेसर आया? एक बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा तो था कि नहीं, पापा चाहते, एकदम नहीं था। जी एकदम नहीं था। फिर जो मेरा फादर की डेथ हुई, तो फिर पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया वो, कि नहीं। पर मैंने उसको अपना फेट नहीं माना कि नहीं, मेरी अनुकंपा नियुक्ति कोई बात नहीं, मैं लगी रहूंगी। मैंने अपनी सिस्टर्स को भी इसलिए पढ़ाई में, मैंने पढ़ाई का माहौल रखा घर में, ताकि मेरी छोटी वाली सिस्टर्स भी पढ़ें, और उनको बहुत अच्छी हैं वो, मुझे उनको डांटने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ऑटोमेटिकली लाइन पे आके सबने बहुत अच्छा से बात हो रही थी कि मेरी मदर भी आप हैं, मेरे फादर भी आप हैं, और ये फील अगर हमारे छोटे भाई बहनों में आता है, दैट मीन्स ये हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि है। सब इसके आगे असिस्टेंट प्रोफेसर, IAS IPS सब साइड में है। ये फील, ये भरोसे से होता है जी, ये फेथ से होता है, ये आपका जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है और इनोसेंस है जी, बिना किसी छल कपट के जब हम फैमिली के साथ ऐसे इन्वॉल्व होते हैं तब ये फील आता है। बिल्कुल। तो छोटा सा इस पर आपकी। जी मेरे फादर चले गए थे, तो मैंने सोचा था कि मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं फादर तो नहीं बन सकती उनके लिए, पर ये सोचती हूँ कि पापा होते तो उनके लिए क्या करते, वो बेस्ट करते। तो मैंने भी अपना यही प्रयास रखा कि मैं उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूं। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा कॉलेज, और मैंने उनको प्रेरित किया कि नहीं, तुम पढ़ाई में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आपने करके दिखाया जी। एक होता है कि ओरल प्रेरणा देना, जी, एक होता है कि ओरल प्रेरणा के साथ साथ हम करके भी दिखा रहे हैं। इतनी तमाम चुनौतियों के बावजूद भी हम उनके सामने एक सक्सेस स्टोरी रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। जी। और ये जो मैंने आपकी छोटी सिस्टर के मुंह से आपके लिए सुना ना, जी। मेरे लिए आपका इससे बड़ा पुरस्कार हो ही नहीं सकता। सारे मेडल एक तरफ हैं, लेकिन ये फील, और उम्मीद करूंगा कि ये फीलिंग हमेशा ऐसे ही बरकरार मैं भी प्रयास करती हूँ कि वो, मैं भी उनको उतना प्यार दूँ, वो भी मुझे इस तरह और से ये सक्सेस के रास्ते में जो हम सबसे बड़ी चीज़ खो देते हैं, वो यही तो खो देते हैं। बिल्कुल। हर बार मैं सभी अपने छोटे भाई बहनों को यही बोलता हूँ, अपनी फैमिली में बोलता हूँ कि ये छोटे छोटे लोभ, छोटे छोटे छल, दंभ और द्वेष, कितना उनके हक का हम खा लेंगे, कितना छीन लेंगे।
लेकिन अगर हम गिवर बनते हैं तो ये फील होता है, और इस फील से बड़ा कोई फील नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मुझे जो मेरा उस समय भी माइंडसेट रहता था और आज भी है। आपके पास तो कितनी अपॉर्चुनिटी रही होगी पर्सनल होने की ना। जी जी बिल्कुल। कितनी, और सबके पास, सबके साथ ये होता है कि आप पर्सनल कर लो, इनको क्या ही पता चलेगा। छोटे हैं सभी भाई बहन, क्या पता चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक चीज जो आपने नहीं छोड़ी, वो थी आपकी ईमानदारी, ऑनेस्टी। और जब आप खुद भी आईने के सामने जाते होंगे ना, तो अपने आप को जो वो प्राउड खुद फील कराते होंगे ना, वो अद्भुत होगा। कई पेरेंट्स नहीं सिखा पा रहे हैं अपने बच्चों को। कई पेरेंट्स इसी मतलब वो जो हम लोग चक्रव्यूह और जो महाभारत में वो जो षड्यंत्र देखा करते थे, वो फैमिली में षड्यंत्र, एक दूसरे का हक का खा जाना, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाकियों को ओके फैसिलिटीज़ देना और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन आपने जो किया है ना, वो दिख रहा है उन तमाम बच्चों में। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जैसे रेलगाड़ी होती है, आगे का जो इंजन है बढ़िया रहे तो अच्छे सही मुकाम तक पहुंच जाता है। तो मैं खुद को परिवार का इंजन मानती थी पापा के जाने के बाद, कि अगर मैं डीरेल हुई तो मेरा जो परिवार है वो पूरी तरह धराशायी हो जाएगा, पूरी तरह से तितर-बितर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने प्रयास किया कि मैं डीरेल नहीं हूँ। और मेरे पापा ने जो मुझे शिक्षा दी, जो मैंने उनसे देखा, हमेशा ऑलवेज गिवर बनो। उनने मुझे बोला, बेटा हमेशा हाथ ऐसा रखना, कभी ऐसा नहीं करना। मैं बहुत समझाता हूँ कि जो मिले वो बोनस है, उसको आप तो एक्सेप्टेशन के अलग रखो ना, एक्सपेक्टेशन के अलग रखो। जो भी आपको मिलता है उसको एज ए बोनस, भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार करो। किसी ने कुछ नहीं दिया तो उसमें डिप्रेशन में मत जाओ। ये उसकी कॉल है, वो हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमारी कॉल है कि हम हमेशा सबके लिए हेल्पफुल रहें, हम खड़े रहें। वो डिपॉजिट है ऊपर। सही बात है, बिल्कुल। और इस डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है ना जी, वो सोचा ही नहीं जा सकता, वो कोई बैंक वाला नहीं दे सकता। जी जी तो ये हमारा डिपॉजिट है, और वो हमें 110% डबल ट्रिपल और ऐसी जगह पे वो डिपॉजिट लौटाएगा जहां पे हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे। उस वक्त वो डिपॉजिट हमारे लिए रिटर्न के रूप में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और आप प्रूव कर दिखा रहे हो। अब बीच में फिर हम आते हैं कैरियर में। बच्चे बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, दावा ये करते हैं वो कि वो बहुत डेस्परेट हैं अपने कैरियर को लेकर के, बहुत चिंतित हैं। लेकिन बीच में जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। जिस उम्र में बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, वो उम्र ज़रूरत बिल्कुल जाहिर है कि वो बढ़ती हुई उम्र है और उसमें सभी प्रकार की चीज़ें आती हैं। एक मैंने आपसे पहले भी बात किया था कि एक रिलेशनशिप कॉन्टेस्ट है। ये रिलेशनशिप स्टेटस सिंबल के रूप में भी आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। और इसका कूल बैलेंस कैसे हो, और क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, और इस ट्रैप में बच्चे फंस करके कई बार अपने कैरियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हैं। कई बच्चे इसमें आकर के कैरियर को अच्छी जगह पे पहुंचा रहे हैं जी। ये दो मुही तलवार है जी। दोनों के बारे में हम आपसे, चूंकि इसी जर्नी से आई हैं और आप इसी जनरेशन की हो जी, तो अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप ये पूरी जर्नी डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल, मैं डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग 11 इयर्स के रिलेशनशिप में थे। क्या बात है। जब मेरे फादर की डेथ हुई तब मैं थोड़ा सा निराश हो गई थी कि शायद अब कुछ हमारा आगे हो नहीं पाएगा, बट उन्हें मुझे पूरा उस टाइम भी सपोर्ट किया था और आज भी मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपका रिलेशनशिप है आपके कैरियर के लिए बैरियर ना बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो रिलेशनशिप है वो कैरियर के लिए बैरियर नहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल, उनने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अगर हम देखें कि जैसे मैं कोई एग्ज़ाम दे रही हूँ, आप बोलते हैं कि जो अपने रिलेशनशिप है उसमें बात करना इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जो आप एक दिन बात नहीं करेंगे तो क्या बिल्कुल दुनिया ख़त्म होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसमें बैलेंस करके रखना है। आपके लिए उस टाइम पे क्या प्रायोरिटी, जैसे आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़े समय नहीं बात करिए, थोड़ा सा रह जाइए, बाद में बात कर लीजिएगा। आगे आने वाला समय है तब बात कर लीजिएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ। वो आपको जैसे आप ग्रोथ कर रहे हो तो वो साथ में आपके साथ ग्रोथ करने में हेल्प करे आपको, और आपकी ग्रोथ देख सके।
क्योंकि अगर वो आपकी ग्रोथ में प्रमोट नहीं कर रहा है मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। जैसे आजकल बोल रहे हो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, तुम यहाँ नहीं जाओगी, इतना कंट्रोलिंग हो जाते हैं, तुम इससे बात नहीं करोगी, तो दिस इज रॉन्ग। मतलब आपको अगर आपकी स्पेस ही नहीं मिल रही है उस रिलेशनशिप में तो वो चीज़ गलत है, मतलब आप गलत जगह हो। तो यू शुड जितना जल्दी हो वहाँ से बाहर निकलिए और आप अपने बारे में सोचिए कि मैं, मतलब अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, आप थोड़ा सा मूव ऑन करिए, फिर पीछे पलट के देखेंगे कि मैं तो बहुत अच्छी जगह से बाहर आ चुके हूँ, वरना क्या ट्रैप हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, और इसी में फंस रहे हैं बच्चे। जी बिल्कुल, इस उम्र में बच्चे इसी में फंस रहे हैं, जो वो डिजर्व करते हैं वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, केवल और केवल एक गलत डायरेक्शन का रिलेशनशिप और गलत थीम के साथ, एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस, फेथ की कमी होना, एक दूसरे पे भरोसे की कमी होना, ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, आपका भरोसा बहुत शानदार है, तो आप स्पेस दीजिए, आप अपने कैरियर के लिए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करिए। और आपके सामने एग्जाम्पल हैं और ये लोग सफल हैं, सक्सेस है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसको केवल स्टेटस सिंबल के रूप में मैंने आपसे बताया था। कई बार बच्चे, आपके साथ भी ऐसे कई फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे जो जिस चक्रव्यूह और जिस वैक्यूम की मैं बात कर रहा हूँ उसमें फंस करके अपना कैरियर एक्सपॉइल कर लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। आपने देखा होगा वो दौर। हाँ, मैंने देखा है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप जैसे एग्जाम्पल वाले बहुत कम होते हैं जी, जैसा आपका एग्जाम्पल है, लेकिन फॉलो किया जा सकता है। बिल्कुल फॉलो किया जा सकता है और ये आपके सक्सेस में बहुत असरकारक हो सकता है, पॉजिटिव असरकारक हो सकता है। बिल्कुल। दो प्रकार की चीज़ें और चल रही हैं इस टाइम पे। एक लाइब्रेरी कल्चर आया हुआ है। लाइब्रेरी कल्चर को मैं दोनों तरीकों से देखता हूँ। मैं एकदम बुरा नहीं मानता और एकदम अच्छा नहीं मानता। एकदम बुरा इसलिए नहीं मानता कि आपको कहीं ना कहीं बैठना है, और लाइब्रेरी इन द सेंस अगर हम आपको पढ़ते हुए देख रहे हैं तो आपसे इम्प्रेस हों या आपसे प्रेरणा लेकर के मुझे भी लगता है कि नहीं, आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो मैं भी 2 घंटे पढ़ूँ, ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन है। दूसरा, कोई सी पर्सन है, सी पर्सन लाइब्रेरी जाता है, वहाँ उसको गैदरिंग करने का मौका मिलता है, हर 10 मिनट में वो चाय पीने जाता है या गॉसिप करने जाता है। हम भी उसी ट्रैप में आ गए, ठीक है यार कोई दिक्कत की बात नहीं, और धीरे 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 वो पैटर्न बन जाता है कि हमने चुना तो लाइब्रेरी को कैरियर बनाने के लिए था, पर वहाँ हमारे अदर रॉन्ग टाइप के रिलेशनशिप जनरेट हो रहे हैं। वो कूलनेस वाले रिलेशनशिप, मैं समझा पा रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कूलनेस वाले रिलेशनशिप जनरेट हो रहे हैं, जहाँ मल्टीपल रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट और ये जो ट्रेंड में है, जो कैरियर के लिए तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक उत्तम नहीं है। क्या समझती हैं आप, अगर चूंकि लाइब्रेरी कल्चर तो आप भी देख ही रही होंगी लगातार। जी बिल्कुल। क्या राय है आपकी इसमें? सर एक्चुअली क्या होता है, लोग लाइब्रेरी इसलिए जा रहे हैं, उनको लगता है घर में पढ़ाई नहीं हो रही है ना, घर में वो माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ने वाला। हम लाइब्रेरी जाएंगे तो इतने सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो वो पढ़ रहे हैं, तो हमको भी लगे नहीं यार मुझे भी पढ़ना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो मुझे भी उस दौड़ का हिस्सा बनना है। क्योंकि लोग 8-8, 10-10 घंटे लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, पर आपका जो पर्पस है आप उससे ना भटकें। अगर लोग चाय पीने जा रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी उनने आपको मतलब इनवाइट किया, जाना नहीं जाना आपके ऊपर है। क्या बात है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप वहाँ जा रहे हैं, फिर वो 50 तरह की बातें होंगी, फिर आप वापस आके पढ़ेंगे तो फिर आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो चला अच्छा अगले 1-8 घंटे तक उसी के बारे में सोचेंगे। जी जी। तो मैं इसको मतलब मैं बुरा नहीं मानती अगर आप लाइब्रेरी जाते हो, इट इज़ गुड, लेकिन आपको वहाँ पे, क्योंकि आप घर से आए इसलिए रहे हो कि मुझे पढ़ना है, और वहाँ जाके फिर आप पढ़ने के अलावा बाकी सारी चीज़ें करो तो दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको सही गलत का चयन आपको करना चाहिए, या फिर ऐसी जगह पे लाइब्रेरी चुने जो आपके कोई भी परिचित जहाँ ना जाते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर वहाँ परिचय ना बनाने लगे। ये भी तो एक बड़ी दिक्कत है ना। जी जी, कि अपने परिचितों से दूर हुए, कि जिस लाइब्रेरी में गए फिर वहाँ अपन लीडर बनने लगे, फिर वहाँ अपन पढ़ने की बजाय पढ़ाने लगे, तो फिर वहाँ नेता बनने शुरू हो गए कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, 10 राय देने लगे। अच्छा, ये राय छंद वाला वातावरण थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि आप एक जर्नी में हैं और वहां पर आप अभी उतने सक्सेस भी नहीं हुए, जो नया फ्रेशर आ रहा है उसको 10 प्रकार की आप राय बता रहे हैं। बिल्कुल, उसको भी तो जूझने दो, वो खुद ही राय बना लेगा।
तो सही आप बात है। तो आपकी नाव तो गई गई, आप उसकी भी नाव डुबोने पे क्यों लगे? ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा हाँ, है, सही ये बात बहुत है। ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना। उसको 10 राय देकर कितना कंफ्यूज कर दे रहे हैं कि वो नया बच्चे स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, सर मैं 3-4 साल से भोपाल आया हुआ हूँ, इस लाइब्रेरी का हिस्सा था, ये वाला ऑनलाइन मैंने कोर्स लिया था, फिर ऐसी ऐसी बात हुई, एक भी एग्जाम मेरा नहीं निकल रहा। बहुत से ऐसे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो लगातार 3-3, 4-4 साल से पढ़ तो रहे हैं लाइब्रेरीज में, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं दिख नहीं रही है। सही बात है सर। तो इसमें अब 2 चीजें आएंगी, एक ऑफलाइन क्लास और एक ऑनलाइन क्लास। जी। ऑनलाइन क्लास का जो क्रेज लॉकडाउन के बाद हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ऑफलाइन क्लास मेरे को तो ये लगता है कि जितने फ्रेशर बच्चे होते हैं एक बार उनको कोई ना कोई ऐसा गाइड करने वाला जो पर्सनल उसको गाइड करे। ऑनलाइन में मैं किसी को पर्सनल गाइड तो नहीं कर सकता। सही बात कि है आपकी क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको पढ़ने में किस टाइप की दिक्कतें हो रही हैं, जी। क्योंकि सभी गॉड गिफ्टेड नहीं होते। बिल्कुल सर। कई बच्चों को बनाना पड़ता है। हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में कई बच्चों को जो नहीं पढ़ सकते थे उनको क्रिएट किया हुआ है, जी सर। तब जाकर के वो एक जगह पर पहुंचे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि स्टार्ट अपन ऑफलाइन से करें, कहीं पर भी करें जो आपको सुटेबल लगे, वो आपकी अच्छाई बुराई को टैकल करे और आप एक बार ये सीख जाएं कि पढ़ना कैसे है, सही बात है एग्जाम की समझ कैसी है। फिर आप ऑनलाइन जर्नी में जब जाएंगे तो उस वक्त आप जो भी क्लास ले रहे होंगे उसको कैसे आगे बढ़ाना है वो आपको पता हो जाएगा। इसमें आपकी क्या राय है? सर मैं समझती हूँ कि अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सर इसमें आत्मीयता जुड़ी रहती है, जो एक फिजिकल मतलब जो फिजिकल प्रेजेंस है, टीचर आपको समझ के आपकी पर्सनालिटी को देख के एनालाइज करके आपको गाइड करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को एग्जैक्ट जी बिल्कुल एग्जैक्टली समझ के आपको जो टारगेट ओरिएंटेड सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं, जो लैक करता है ऑनलाइन में। क्योंकि एक वो जो फिजिकल हमारा कनेक्शन बनता है वो बिल्कुल मिसिंग रहता है ऑनलाइन में, क्योंकि वो टीचर पढ़ा रहा है, वो अकेले कमरे में पढ़ा रहा रहता है, या 2-4-6 स्टूडेंट या 10-12-20 जो भी स्टूडेंट रहते हैं, और वो ऑप्शनल है कि 2 घंटे भी हमने पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो फिर शाम को पढ़ेंगे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जब तक टीचर पढ़ाएगा तब तक हम पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में ये है कि जब तक टीचर नहीं जाएगा तब तक आपकी मजबूरी है पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा उसको। बिल्कुल एक ये भी होता है उसमें। जी हाँ, कंटिन्यू। और सर जैसे आप पढ़ रहे हैं क्लास में है, ऑफलाइन है, टीचर आप पे ध्यान दे रहा है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, कहीं और ख्यालों में खोए हुए तो डांट भी पड़ जाती है कि यहाँ ध्यान दो, कहीं और मत ध्यान दो। और आपको लगातार कंपटीशन मिलता है, आपको परफॉर्म करने का एक प्रेशर होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रेशर बच्चे हैं वो इस बात से इंस्पायर हो सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। फिर हम लोग बात कर लें, हम कॉमर्स सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैठे थे। बिल्कुल सर। ये तो जर्नी थी। जिन बच्चों को कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, नेट निकालना है, सेट निकालना है, या फिर और भी उच्च शिक्षा विभाग के अलावा, एक अच्छी बात ये है मैडम कि अगर हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को करते करते हम लोग हायर सेकेंडरी के टीचर भी बन सकते हैं, पीजीटी, टीजीटी और ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये भी एग्जाम हम लोग क्रैक, और उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना, वही वाला सिलेबस हम पढ़ें और हम ये वाला भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो अगर आपको वर्ग 1 की करनी है तो बीएड लगता है, लगता है जी सर। वर्ग 2 करनी है तो बीएड लगता है जी सर। वर्ग 3 करनी है तो डीएड लगता है जी सर। लेकिन आपकी जो तैयारी है वो खराब नहीं होने, वैकेंसी आए या वैकेंसी नहीं आए, कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास जरूर रहने वाला है। तो पहले तो सब्जेक्ट के लिए कैसे फोकस करें, कॉमर्स के लिए बुक लिस्ट क्या रखें, जी सर, और कैसे कैसे ये कॉमर्स वाले बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट करें, ये सर, थोड़ा सा आप एक तरफ से बता दें। जी सर। सबसे पहले तो आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, जो कॉमर्स, जो आपके 11th-12th के बेसिक्स हैं, अगर क्योंकि उस टाइम आप स्कूल में रहते हैं, इतना शौक से तो पढ़ते नहीं हैं, तो उसको आप अच्छे से ब्रश अप करके जो आपका फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है, नीचे का फाउंडेशन मजबूत होगा ना तो ऊपर बिल्डिंग कितनी ऊपर तान लो, इसलिए आप अपना फाउंडेशन बहुत अच्छा रखिए। उसके बाद जो आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, जैसे हम SM शुक्ला पढ़ते हैं, साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो किताबें आती हैं उनको बहुत अच्छे से करिए। तो उसमें जो भी एक तरफ से आप बुक लिस्ट जरूर बता दें। जी सर, जैसे साहित्य भवन पब्लिकेशन की SM शुक्ला आती है, उसको बहुत अच्छे से करिए। स्टैटिस्टिक्स की हम देखेंगे, वो भी SM शुक्ला ही है, मैं उसका एलन की बुक आती है, वो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आती है, टाटा मैग्रो हिल की आती है वो,
और हमारी स्टैटिस्टिक्स मैंने बता दी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स की आती है। तो सर जो हमारी कॉलेज लेवल पे किताबें चलती हैं उनको आप बहुत अच्छे से, जैसे मैं एक्सीलेंस कॉलेज में थी तो वहाँ साहित्य भवन पब्लिकेशन जो मेजर किताबें थी उसी से ही पढ़ाते थे, तो उन्हीं किताबों को मैंने बहुत अच्छे से ब्रशअप किया। और उसके बाद फिर जो एमकॉम लेवल की किताबें हैं थोड़ा सा हायर उसमें पहुंच जाते हैं, तो एमकॉम लेवल की जो बेसिक बुक्स हैं वो, फिर नेट के लिए मैंने जो अरिहंत की एक मोटी सी किताब आती है उसमें पूरा होलिस्टिकली सिलेबस कवर्ड रहता है, मैंने उठाया अपना सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने चेकआउट कर लिया कि मुझे जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें से क्या पूछ रहा है, मुझे कितने डीप में जाना है, मतलब इतना बड़ा समंदर है तो कितने तक जाना है, मेरी लिमिट क्या है, तो मैंने अपनी लिमिट सेट कर ली। उसके बाद मैंने वो टॉपिक पढ़ा, टॉपिक से रिलेटेड उसके पीछे क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो वो मैंने क्वेश्चंस आराम से 250 से 300 क्वेश्चंस हो गए वो करे। तो जो कुछ टॉपिक वो मेरा कवर नहीं हुआ जो मैंने पढ़ा था थ्योरी में, तो वो क्वेश्चन से हो गया, और क्वेश्चन में कुछ ऐसा आया जो मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने गूगल कर लिया। क्या बात है। तो इस तरह से होलिस्टिकली ये तरीका है पढ़ने का। 360 डिग्री आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, तो अब जो एग्जाम में पूछे तो वो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा था कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, और बहुत शानदार जर्नी पर हमारी। और कुछ आप अगर डिस्कस करना चाहें खुद से। उसके बाद नेट, और उसके बाद जो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, और उसके बाद जो आपका जैसे कुछ जो चीज़ें गलत हुई हैं, क्यों गलत हुई हैं उसको एनालाइज करिए। आपकी गलतियां एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, और उसको फिर वापस वो गलतियों को सुधारिए ताकि आगे जो मेन डे है आपका डी डे है उसमें चीज़ें गलत ना हो। तो मॉक और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप जो टेस्ट देंगे उससे ही आपका असेसमेंट होता है कि आप कितने पानी में हैं। कॉमर्स में और क्या क्या कैरियर है? कॉमर्स में सर एक तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं सर। टैक्सेशन असिस्टेंट जो मैं हूँ वो भी कॉमर्स, स्पेसिफिक कॉमर्स वालों के लिए ही निकली थी ये भर्ती MPPSC के थ्रू, तो आप टैक्सेशन असिस्टेंट बन सकते हैं, CACS बन सकते हैं। थोड़ा सा टैक्सेशन ऑफिसर के लिए कैसा एग्जाम होता है? जी सर, ये से बहुत ही सिमिलर सिलेबस रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर से। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम था हमारी शीट में, पर नेगेटिव मार्किंग थी उसमें, कोई दिक्कत नहीं। पेपर 1 था हमारा MPGK का, पेपर 2 था हमारा ये कॉमर्स से रिलेटेड, तो उसमें जो भी मेजरली सिलेबस कवर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर में वो पूरा इसमें था, सेम सिलेबस था। वो इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू होता है उसके बाद वो जो हम कैरियर की बात कर रहे हैं। जी सर, टैक्सेशन असिस्टेंट होता है सर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और सर जैसे आपने बताया अभी मैं उसको ऐड करना चाहूँगी कि स्कूल में आप टीचरशिप में भी जा सकते हैं। बिल्कुल जी सर, और जो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपकी इच्छा हो तो वहाँ भी पढ़ा सकते हैं, और सर बहुत अच्छा पैकेज देते हैं वो लोग। जैसे अभी हम भोपाल में देखिए कि अजीम प्रेम जी जो यूनिवर्सिटी खुली है, अजीम प्रेमचंद जी की, वो भी बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं सर। अच्छा। जी सर, बिल्कुल ये कर सकते हैं सर। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी जो कॉमर्स से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं वो भी आप भर सकते हैं। CACS अगर आप करते हैं तो आप किसी भी कंपनी के लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं सर। मेरी उसका जो CS है उसके साथ आप क्लब अप करेंगे अगर अपना BA LLB विद CS, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। ये बहुत अच्छी जानकारियां दे रही हैं आप। जी और तो आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं किसी भी कंपनी में। बहुत बढ़िया, शानदार। और सर अभी तो मैं इतना ही सोच पा रही हूँ। इतना ही बहुत है। बच्चों को पता ही नहीं है कि कॉमर्स लें तो क्या क्या और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आगे ओपन हो सकती है। और आपने बहुत शानदार तरीके से बताया, और आपकी पूरी जर्नी जो थी वो बहुत बढ़िया थी। और इस जर्नी में खट्टी मीठी कुछ यादें जुड़ी हुई थी, कुछ सैडनेस थी। जी सर। और जो आपके लिए वरदान साबित हुई वो आपको बहुत अच्छा और मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करते हैं। और जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आपसे बेहतर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। और मुश्किल होता है कुछ पाना, जी सर। रात को दिन बनना पड़ता है। बिल्कुल सर। और सपनों की हर भूख मिटाने भूखा खुद रहना पड़ता है। जी वाह सर। और प्रभु राम भी 14 वर्ष में राजभवन तक पहुंचे थे। बिल्कुल सर। और सबको अपना स्वर्णिम कल गढ़ने को कांटों पर चलना पड़ता है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं मैंने लिखी थी, बच्चों के लिए लिखता रहता हूँ, और ये आप पर बहुत सूट करती हैं। थैंक यू सर। और एक बार फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपकी बेटी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, जिसके आने से आपने एकदम से इतिहास पर इतिहास रच दिया। और आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। और बच्चे अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो संपर्क भी कर सकते हैं, मैम से बात करा दिया जाएगा। बिल्कुल है ना। और
बस अपनी बात यहीं पर हम लोग रखते हैं, फिर मुलाकात होगी और बहुत सारी अच्छी बातें होंगी। जी, जी, और सर। आप लोगों से फिर ऐसी एक सक्सेस स्टोरी को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।